इंडिया न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर। मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया खान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान से कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। रियाद में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान तिजारत और मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन पर भी बातचीत होगी। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौजू पर फोरम में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही स्कीमों से मुतालिक ब्रीफिंग। महंगाई पर काबू पाने और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इकदामात से भी आगाह किया गया। हुकूमत पायदार इकदामात से अवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रही है। वजीर आजम इमरान खान। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब के हर खानदान को सेहत कार्ड के जरिए हर साल 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मुयसर होगी। गरीब तबके का हर फर्द बेहतरीन अस्पतालों में इलाज करा सकेगा। मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड मिल जाएंगे। सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। नेटो वज़राए दिफा की इत्तेहादी मुल्कों के दिफा के लिए नए मंसूबे की मंजूरी। पेचीदा और मुसाफकाती दुनिया के मद्देनजर बड़े फैसले कर रहे हैं। इख्तलाफात के बावजूद रुकन मुल्कों को मुत्तहिद रहना होगा। सेक्रेटरी जनरल नेटो स्टोल्टनबर्ग। और मेगा इवेंट के सुपर 12 मरहले का कल से आगाज। कौमी टीम की दोबारा ट्रेनिंग शुरू। दुबई में आलमी कप का बड़ा मुकाबला। इतवार को पाकिस्तान का होगा भारत से टाकरा। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। तफसीली खबरों के लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वो कुदरती तरीकों से इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के तजुर्बात से इजलास को आगाह करेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आपको आगाह करेंगे रियाज बर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजों के हवाले से अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म कुदरती तरीकों से इन चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान के तजुर्बात से इजलास को आगाह करेंगे। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर हो रहा है। ये मशरिक वस्ता में अपनी नौयत का पहला इवेंट है। ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मिडल ईस्ट इकदाम का आगाज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मार्च 2021 में किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन इकदाम का खैर मकदम करते हुए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और 10 बिलियन ट्री सुनामी
सरगर्मी से हासिल होने वाले तजुर्बात शेयर करने की पेशकश की थी। पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था बिलियन ट्री का और उसकी जो सक्सेस इन्हें पता चली थी, उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया था, उस वजह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया था। इस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर खुद ही विल बी वन ऑफ द लीड स्पीकर्स और उनकी स्पीच जो है वो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस के बारे में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, खुसूसन इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने और सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फ़लाह व बहबूद के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान बाहमी मफ़ाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गौर किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से एक तकरीब में शिरकत के अलावा मुमताज़ सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों, ताजरों और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं और दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने में उनके किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़ है। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रियाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी और तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग के अलावा जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म को महंगाई पर काबू पाने और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है और पायदार इक़दामात करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़िला और तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल की गई हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर बैतुल-माल पंजाब सैयद यावर अब्बास बुखारी ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म को पंजाब में जारी अवामी फलाह के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने पसमानदा तबके की फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर ख़ानदान सेहत कार्ड के ज़रिए हर साल 10 लाख रुपए हासिल कर सकेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे गरीब तबके का हर फर्द बेहतरीन अस्पतालों में इलाज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि सेहत, तालीम और 4 बुनियादी अशिया ज़रूरत आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। प्रोग्राम दिसंबर में शुरू कर रहे हैं और मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड्स मिल जाएंगे। सेहत कार्ड आप अपनी मर्जी से किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। सिर्फ सरकारी ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पताल भी अब आपके इलाज के लिए बिला मुआवजा मुयस्सर होंगे। नाज़रीन, ईमान सदर की जामे मस्जिद से नमाज जुमा बराह रास्त नशर की गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी नमाज जुमा ईमान सदर में अदा की। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से खुतबा देते हुए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की आला सिफ़ात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहसीयत रहमतुल लिल आलमीन और मोहसिन निस्वा अरब के जहालत के अंधेरे में घिरे माशरे में ख़ातीन को बावक़ार मकाम दिलाया। खुतबे में कहा गया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातीन के साथ आला बर्ताव का जो अमली मुज़ाहरा किया, इससे एक इनकलाब बर्पा हुआ और हुस्न माशरत में ख़ातीन के हुकूक़ का एहतराम पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अशरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क भर में शायान शान अंदाज में मनाया गया, जो एक जानिब अल्लाह की खुशनुदी का बाइस बना तो दूसरी जानिब नौजवान नस्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक़ की नई रवायत भी कायम हुई। ऐवान सदर की जामे मस्जिद में डॉक्टर इकरामुल हक की इमामत में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ के हवाले से कानून बनाकर काबीना के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो ये बात 2018 से कह रहे हैं कि बुनियादी सियासी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मुल्क में मीडिया और अदालती इस्लाहात लाजमी हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की मईशत तरक्की की शाहराह पर गामज़न है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ने ट्वीट में कहा कि रवां माली साल की पहली सहमाही में गैर मुल्की तरसीलात 12.5% इजाफे के साथ $8 अरब हो गईं, जबकि बरामदात 38% इजाफे से बढ़कर $7 अरब रहीं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 30 साल बाद किसी वज़ीर आज़म ने ज़राअत पर तवज्जो दी है, जिससे पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में सरप्लस होने जा रहा है। खरीफ की फसलों में इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गन्ने की पैदावार में 25%, मकई 18%, कॉटन 60% और चावल की पैदावार में 18% इजाफे की तवक्को है। इंशाअल्लाह गंदम की आइंदा पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा होगा। फ़र्रुख हबीब ने कहा कि FBR ने पहली सहमाही में 38% इजाफे के साथ वसूलियाँ की हैं। तशरीफ़ लेकर आए। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज लाहौर विज़िट था। लाहौर विज़िट के दौरान उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो मीटिंग्स की, जिस पे वज़ीर आला पंजाब के साथ भी उनकी मुलाकात शामिल है। और ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने कीमतों के हवाले से जो है वो इजलास किया, जिसके अंदर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं कीमतों को कम करने के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो उनको ब्रीफिंग जो है वो फराहम की गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ास तौर के ऊपर ये हदायत जारी की हैं कि जो मार्केट कमेटीज़ हैं, जहाँ पर हमारी रोज़मर्रा की ऐसी अशियाए खुर्दोनोश जहाँ आती हैं, चाहे वो हमारी सब्ज़ी मंडी हैं या हमारी गला मंडियाँ हैं, वहाँ पर ख़ास तौर के ऊपर जो इंतज़ामिया है, वहाँ पर जो बोली होती है उसके ऊपर ख़ास तौर के ऊपर जो है वो जायज़ा रखें। किसी को भी एक ख़ास हद से ज़्यादा जो कि एक जायज़ मुनाफा है, उसके अलावा अगर किसी जगह के ऊपर नाजायज़ मुनाफाखोरी गिरां फरोशी होती है, वहाँ पर जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई की जाए और किसी सूरत भी जो है वहाँ पर इसके ऊपर किसी किस्म की जो गफलत है वो जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस हवाले से आपके इल्म में है कि पंजाब हुकूमत पहले ही जो गंदम है सरकारी गोदामों से वो जारी कर चुकी है और पंजाब में जो 20 किलो आटे का थैला है जो सरकारी कोटे से जो गंदम मिलों को जारी की जाती है वो 1100 रुपये के ऊपर फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरीके से आपके इल्म में है कि अभी जो शुगर मिल्स के अंदर जो गन्ने की क्रशिंग है उसका आगाज़ जो है वो 1 नवंबर से उसका आगाज़ हो जाएगा। और अभी तक की जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल गन्ना जो है वो 25% गन्ने की जो फसल है वो ज़्यादा है, जिससे चीनी की पैदावार में जो है वो इजाफ़ा होगा और उससे हमारी जो मार्केट के रेट्स हैं वो नीचे आएंगे और उससे आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा। और आप अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा भी देखें तो पहले ही जब हमने इम्पोर्टेड चीनी भी मार्केट के अंदर जब लाए तो उससे भी चीनी की कीमतों में मार्केट के अंदर जो है वो कमी वाक़या हुई और जैसे ही क्रशिंग का सीज़न आगाज़ होगा कीमतों में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। इसी हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो हमारा फूड सपोर्ट प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं, वो सपोर्ट प्रोग्राम हमारा आइंदा नवंबर के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगा, जिससे पंजाब के और पाकिस्तान के बहुत बड़े ख़ानदानों को जो है जिनकी तादाद मैं समझता हूँ कि 12 मिलियन से ज़ायद होगी, उनको जो है वो हम सपोर्ट फराहम करने जा रहे हैं। जो रोज़मर्रा की उनकी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें घी, दालें, आटा, चीनी, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। जो हमारा पिसा हुआ तबका है, जो महदूद वसाइल वाला तबका है, उसको इस हवाले से जो है वो रिलीफ़ मिलने जा रहा है। और इसी हवाले से जो हमारा हेल्थ कार्ड के ऊपर जो प्रोग्रेस है उसका भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो जायज़ा लिया। और दिसंबर के आखिर में पंजाब से जो है वो हेल्थ कार्ड अभी साहिवाल डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न की सारी आबादियों को पहले ही मिल चुका हुआ है और उसका आगाज़ जो है वो लाहौर से जो है वो दिसंबर के आखिर में जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि पंजाब की सारे ख़ानदानों को हेल्थ कवर जो है वो देने जा रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने 60 अरब रुपया उन्होंने अपने सूबाई बजट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। उस हवाले से तमाम जो मैकेनिज़्म है, जो इंतज़ामात हैं, उसके ऊपर उनका काम हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि किसी का कोई प्यारा, किसी का वालिद, किसी का कोई बाप, किसी की बहन, किसी का कोई बेटा, किसी की कोई वालदा इलाज ना होने की सूरत में या पैसे ना होने की सूरत से इलाज ना करवा सकें।
उसके लिए मैं समझता हूँ कि रियासत खुद आगे आ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारी आबादी को हेल्थ कार्ड मिल चुका है, जिसका मैं समझता हूँ कि तारीफ़ अब दुनिया के आलमी जरीदे भी कर रहे हैं। कल भी एक बरतानवी अखबार जो टेलीग्राफ है, उसने जो पाकिस्तान का जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को मिला है, उसकी उन्होंने जो है वो तारीफ़ की है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से किसान कार्ड जो किसानों के लिए लेकर आए हैं, और जो महंगाई है इसकी आपको वजूहात मालूम है कि दुनिया के अंदर कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर 50 साला महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनका डेटा मौजूद है। ब्लूमबर्ग जो है वो एक दुनिया का माना ताना जो है वो बिज़नेस का जो है वो जरीदा है, वो भी इस हवाले से उसने भी बताया महंगाई का इंडेक्स बहुत ऊपर गया है। ख़ास तौर के ऊपर अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ पर जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइसेस हैं उसके अंदर 10.5% जो है इजाफा हुआ, और 26 साला प्रोड्यूसर प्राइसेस का चाइना के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर 50 साला प्रोड्यूसर प्राइसेस का रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरीके से आप USA के अंदर जो इन्फ्लेशन सामने आई है, बरतानिया में इन्फ्लेशन सामने आई है। पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। आप पेट्रोलियम की वो कीमतें जो पिछले साल $40 फ़ी बैरल पे थी, 100% इजाफा हो गया, $85 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया। आज पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन फ़ी लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो कि सेल्स टैक्स 8.5 रुपये के करीब है, 5 रुपये 64 पैसे के करीब। पेट्रोलियम लेवी जो कम तरीन है, जो इसहाकडार कानून बना के गए थे कि आप 30 रुपये तक मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी ले सकते हैं, हम पेट्रोलियम लेवी भी कम ले रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी को ये बात एक TV प्रोग्राम के ऊपर मानना पड़ गई कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हुकूमत अगर पूरी पेट्रोलियम लेवी लगा दे, सेल टैक्स लगा दे, तो पेट्रोल जो है वो 160 रुपये पे पहुँच जाएगा। तो अब भी हम खित्ते में जो है दुनिया में बहुत सारे ममालिक से पेट्रोलियम की कीमतों में हम कम हैं। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं उसकी कीमतों में भी 110% इजाफा हुआ। $500 पर टन वाला जो घी है वो आपका $1200 $1300 के ऊपर पहुंच गया। उसकी कीमतों में भी पाकिस्तान में कमी लाने के लिए हमने जो घी मिल एसोसिएशन है उसके साथ हमारी टीम काम कर रही है, और हम अपने टैक्सेस में कमी करके 40 से 45 रुपये किलो आवाम को जो है उसके अंदर जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने 2020 जनवरी से ये सितंबर 2021 तक 34 अरब रुपया रिकॉर्ड सब्सिडी हमने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर दी है। फिर ये हमारे पर तनकीद करें कि महंगाई हो गई, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ ये कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो यहाँ पर बहा के गए थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से ज़राअत के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। नवाज़ शरीफ, जरदारी, इन सब की हुकूमतें रहीं, इन्होंने क्या तवज्जो दी? इनकी तवज्जो तो जाली अकाउंटों पे, पापड़ वालों पे, फलूदे वालों के ऊपर थी, या बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाने के ऊपर थी। आज इमरान खान आए हैं जिन्होंने आके ज़राअत पे तवज्जो दी, और आप देखें पिछले साल की बनिस्बत अभी जो हमारी खरीफ की जो हमारी फसल आ रही है, इसमें गन्ने की फसल है 25% इजाफा इसमें हो चुका है। आपकी मकई की फसल में इतलात के मुताबिक 18% इजाफा हुआ है। हमारी चावल की फसल के अंदर 18% इजाफा, और कॉटन जो आपको पता है कि हमारी डायरेक्ट टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, जो पिछले साल 5.7 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, आज वो 9.5 मिलियन बेल्स को क्रॉस करके 60% तकरीबन उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तवज्जो दी है ज़राअत के ऊपर। हमारा यूरिया 1700-1800 रुपये में बिक रहा है, हमने फैसिलिटेट किया, गैस के ऊपर सब्सिडी दी। दुनिया के अंदर वही यूरिया का रेट अगर आप इंपोर्ट करने जाएं तो 7,000-8,000 के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान आज भी उसमें खुद कफ़ील है, हमारे किसान को वो सस्ता मिल रहा है। दुनिया से 5,000 रुपये जो है वो यहाँ पर कीमतें कम हैं। तो हमने ज़राअत के ऊपर भी काम किया, और हमने मुल्क की बरामदात बढ़ाने पे भी काम किया। कहते हैं जी मैशियत नहीं चल रही। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है जो इसहाकडार मैशियत छोड़ के गए थे? मुल्क की एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर के ऊपर खड़ा था। हमारी जो तरसीलात ज़र थे नून लीग के दौर में वो 18 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थे। हमारी IT की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 1 अरब डॉलर से कम थी। ये 2018 का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में
हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो पिछले साल 25.4 बिलियन के ऊपर थी और उसमें सर्विसेज ऐड कर दें तो ये 31 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 29.5 अरब डॉलर के ऊपर गई। और अभी अगर मैं आपके सामने फ़िगर्स रखूं पिछले 3 महीने की अपनी मैशियत के, तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 8 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं 3 माह के अंदर। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी 7 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 2 माह के अंदर 7.5% इजाफा हुआ। अगस्त के अंदर जो है वो 12.5% इजाफा हुआ। जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ज़्यादा है और वो 1395 अरब, यानी कि हमारा जो अपना टारगेट था उस टारगेट से भी जो है वो हमारी उसमें ज़्यादा है हमारी जो टैक्स कलेक्शन है इस हवाले से। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि हमने फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर बेशुमार इजाफा किया। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को 28% बढ़ाया पिछले साल की बनिस्बत। FBR में हमने 38% जो है वो बढ़ाया है। एक्सपोर्ट्स में 27.5% हमारा इजाफा हुआ है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 28% हमारा उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये वो हमारी मैशियत के इशारिये हैं और जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी तरह क्रेडिट कार्ड मांगे तांगे की ग्रोथ नहीं थी कि उधार ले लेकर कर्ज ले लेकर आप कहें कि आपकी तरक्की हो गई है। तो तरक्की वो है जो आपकी पैदावार बढ़ा के हो, आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हो। तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल वक्त आया हमारी सैलरीड क्लास के ऊपर, हमारा जो कम वसाइल वाला तबका है, आलमी सतह पे महंगाई बढ़ी है, उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। हमने उनके लिए फौरी तौर के ऊपर, जिस तरह कोरोना के अंदर आपके इल्म में होगा कि पूरा पैकेज हुकूमत लेकर आई थी, उसमें हमने कैश फराहम भी किया था, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री को भी सहारा दिया था। इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को कैश जो है कार्ड्स के ज़रिए उनको राशन के हवाले से जो है सब्सिडी फराहम करेंगे। तो ये वो इक़दामात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का जो एहतजाज आज ये अपना एहतजाज कर रहे हैं, ये किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज इस बात पे ये कर रहे हैं कि ये बेरोज़गार हैं, ये सियासी बेरोज़गारों का टोला है जिनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई एहतजाज इन्होंने नहीं किया। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई की इंतहा थी, वहाँ पर आटे का बहरान था, नून लीग ने कोई एहतजाज नहीं किया था। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 13 से 18 नून लीग की हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, बदतरीन जो है वो गवर्नेंस की हालत थी। पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया और फजलुर रहमान नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। क्यों? इमरान खान ने ना खुद खाना है, ना इनको खाने देना है, ना इनको एहतसाब के मामले में इनको कोई NRO मिलना है। लिहाजा ये इधर उधर की टामक टोइयाँ जो है वो मारते रहते हैं। तो मैं इनको जो सियासी बेरोज़गारों से जो है वो तशबीह देता हूँ। इन्होंने जो एहतजाज करने हैं, जुलूस करने हैं, ये अपना शौक़ पूरा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो आवाम का एहसास है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को है। उन्होंने ही आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना है, जिसके लिए हम ये इकदामात लें। पेट्रोल, बिजली, गैस, दालें, चीनी सब कुछ महंगा हो गया। तो जब ये महंगे होते हैं पेट्रोल और बिजली, तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं महंगाई पर इजलास करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी करते हैं, और रोज इजलासों तक रहता है। अमली तौर पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, गरीब तो मर गया। नहीं, देखें, जहाँ तक रह गई बात अमली तौर के ऊपर आपने बात की, जब मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो इंतज़ामिया का काम है, उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो अमली तौर पे इक़दामात हैं, अमली तौर के ऊपर जो हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, उसकी हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली। डेटा हमारे पास मौजूद है, उसका आगाज़ हम नवंबर से जो है वो करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर जो है वो सूबा पंजाब शामिल हो चुके हैं। हमने जो है वो सिंध हुकूमत को भी ये कहा है कि 13 साल से आपकी भी हुकूमत है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 का है, तो सिंध में, कराची में वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है? आप भी इस फूड सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बने। बलूचिस्तान हुकूमत को भी हमने कहा है। तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो हमारा तबका है जिसके ऊपर ये असर कर रही है ये चीज़, उसको हम ये सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसके अलावा जो आपने बात की बिजली के ऊपर, मैं इन लोगों को कौमी मुजरम कहता हूँ। कौमी मुजरम इस वजह से कहता हूँ कि इस मुल्क में 1967 के बाद कोई डैम नहीं बना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 10 डैम बना रहे हैं। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आइंदा आने वाले सालों में आएगी,
जो कि सस्ती बिजली होगी, उससे आपकी एनर्जी मिक्स ठीक होगा, बिजली के रेट्स नीचे आएंगे। इसके अलावा बिजली बनाएं या ना बनाएं, ये मंतक मैंने आज तक नहीं सुनी कि बिजली बनाओ ना बनाओ, बिजली ख़रीदो ना ख़रीदो, आपने उसका किराया देना है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। 800 अरब रुपये आपने आज अदा करना है, 2023 में वो 1300 अरब है, 2030 में वो 2500 अरब हो जाएगा। जो माहदे इन्होंने किए हैं वो माहदे हमारे आड़े आए हुए हैं, लिहाजा ये वो अवाम के गले में फंदा फिट करके गए हैं, जिसको इमरान खान उस फंदे से अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फरमाएगा कि अभी वज़ीर आला सिंध ने जो है वो टॉक किया है और उन्होंने कहा है कि महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गधे बैठे हुए हैं जिनको इसका एहसास नहीं है। देखें बात यह है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिर्फ टॉक ही करते हैं, टॉक के अलावा जो है वो कोई अमल नहीं करते, और टॉक करते हैं। मैं उनको कहूँगा ये टॉक और कैट वॉक ये दोनों छोड़ें और सिंध को ग्रां फरोशों से बचाएं, सिंध को टैंकर माफिया से बचाएं, सिंध के लोगों को वो जो सरकारी गोदामों में 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, वो 18वीं तरमीम के बाद ये कीमतें हैंडल करना ये सूबों का काम है। आप उनको हैंडल करें, क्यों नहीं हैंडल आप करते? वहाँ पर पिछले साल इनके गोदामों में 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई, और आपको याद है कि इन्होंने कहा ये चूहे खा गए। ये जो चूहे बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भर रहे, इस गंदम को खा खा के वो गंदम सिंध की आवाम को दें ताकि वहाँ भी लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। ये बताइएगा जितनी मर्जी आप काबिलें दे लें महंगाई पर, ना अभी कोई नई फसल आई है, ना कोई ऐसी चीज़ हुई है, इम्पोर्ट ऐसी हुई है कि जिसे गवर्नमेंट को खरीदना पड़ रहा हो। असल आपका इशू है गवर्नेंस का। गवर्नेंस पर आपने वो पॉलिसी ली है कि अगर बाज़ार पे आप काबू नहीं कर सकते तो हम आपको सब्सिडाइज चीज़ दे देते हैं, बाज़ार को छोड़ देते। पीटीआई गवर्नमेंट अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों को काबू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कब उठाएगी? देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो हमने उठाए हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें, आपने कहा कि अभी बाज़ार में फसलें नहीं आई, ये आपका जो गन्ने की फसल है आपकी तैयार है, ये आप अक्टूबर एंड के ऊपर मौजूद है, नवंबर के ऊपर जो है उसकी क्रशिंग शुरू हो जाएगी। हमने पाबंद बनाया है तमाम शुगर मिल्स को इस हवाले से। दूसरा बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी प्याज की फसल देख लें, वो हमारे पास इजाफी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों के अंदर कमी भी आई है। दालें हम 70% इम्पोर्ट करते हैं। पहली बार पाकिस्तान मूंग की दाल भी इम्पोर्ट करता था, मूंग की दाल के अंदर भी जो है वो हम सरप्लस हुए हैं। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के पास मौजूद है, 5 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है। ये किसी को पहले ख्याल नहीं आया, ये इमरान खान को ख्याल आ रहा है। ऑलिव्स इस मुल्क के अंदर जो उसकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, पोठोहार में, आपकी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में 1 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने उसके लिए रखा हुआ है। उसकी अफजाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलिव्स की वो पैदावार को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को फूड डेफिसिट कंट्री से ग़ज़ाई खुद कफ़ील मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये जो आइंदा हमारी गंदम की फसल भी आएगी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड इजाफा नज़र आएगा और पाकिस्तान जो है वो फूड इंपोर्ट से जो है वो फूड सफिशेंट कंट्री बन जाएगा। और आपको ये बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि सालाना हमारी आबादी में 2.5% इजाफा हो रहा है। 50 से 60 लाख लोग जो हैं वो सालाना हमारी आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है। उनकी ज़रूरियात भी हैं, उनको घर भी चाहिए, उनको खाने पीने की अशिया भी चाहिए। तो हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। हमारा लाहा अमल बड़ा वाज़ेह है और हम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फुल अपनी जो है वो तमाम तवानाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताएं कि आज पीडीएम ने, देखिए, जाम कमाल साहब का मामला जो है वो बाप पार्टी का एक इंटरनल मैटर है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है। तो उसके ऊपर जो उनकी पार्टी फैसला मुलाकात तो आपकी हो गई, अब नोटिफिकेशन का इंतजार है, वो कब तक आ पाएगा? और बताएं कि पीडीएम ने एक आज जलसा किया है। पंजाब की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उन्होंने डेंगू की परफॉर्मेंस पे भी तनकीद की कि पंजाब हुकूमत जो है डेंगू को खत्म नहीं कर रही। तो क्या आपको यकीन है कि इत्तेहादी जमातें आपके साथ रहेंगी आगे के दौर में? देखें, जो हमारी जहाँ तक रहेगी बात हमारी इत्तेहादी जमातों की, तो इत्तेहादी जमातों का हमारा इत्तेहाद जो है वो पक्का है और इत्तेहादी जमातों को हम बिल्कुल अपने साथ हमेशा जो है वो साथ लेके चलते हैं और इत्तेहाद जो है वो उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो मौजूद नहीं है।
जहाँ तक रही बात डेंगू के हवाले से, तो मैं हसन खावर साहब को कहूँगा, आसान को हो गई, मुलाकात तो कल हो गई, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार है। हुकूमत क्यों अपने लिए मुश्किलात हर काम में जिसमें हाथ डालती है वो उनके गले में पड़ जाता है। इसमें ये ऐड कर लें कि जितनी काफी इसमें ये चीज का इंतजार है। इसमें एक ये ऐड कर लीजिएगा, इसमें ये ऐड कर लीजिएगा कि बात ये है, वो कहते हैं मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि हर मुश्किल आसान हो गई। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो फैसला करना है, अपने लिए ले ली। वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करना है और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अच्छा फारूक, ये बता दें कि आज पीडीएम ने जो है वो एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत आवाम के साथ जो वादे किए वो कोई कौन सी पीडीएम ने किया? पीडीएम शहबाज शरीफ ने या पीडीएम मरीम नवाज? अब हुकूमत वो कहते हैं कि हुकूमत अब घर ही चली जाए क्योंकि आवाम का सैलाब उन्हें जो है वो घर वापस भेज देगा। ये करप्शन का सैलाब है, ये लूट मार का सैलाब है। इसका जो है वो आवाम के सैलाब के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम लाहौर शहर में मौजूद हैं। लाहौर शहर में दिसंबर 2020 में हमें ये कहा गया था कि आर या पार, आर और पार वाले अब जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौकों पे जो है वो 100 50 लोगों के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो लिहाजा इनको मशवरा ये है कि ये पहले तहरीक जो इन्होंने अपने ख़िलाफ़ शुरू की हुई है ना, मरीम सफदर ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ ने मरीम सफदर के ख़िलाफ़, उस तहरीक को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि पता चले कि पार्टी का सदर बड़ा होता है या पार्टी की नायब सदर बड़ी होती है। अच्छा, ये फारूक साहब ये बताइएगा कि जितनी तेज़ी हुकूमत ने चेयरमैन नैब का आर्डीनेंस लाने में या अपने हवारियों को NRO देने में लगाई, उतनी तेज़ी नोटिफिकेशन में इमरान खान क्यों नहीं लगा रहे? अगर कोई वजह नहीं है इसके पीछे, जो मरीम साहिबा भी बात करती हैं। आपके सवाल में काफ़ी तेज़ी है सवाल में काफ़ी तेज़ी है आपकी, बाकी तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होंगी। देखें बड़ी बुनियादी चीज़ है जो आपने बात की। देखें, ये यकीनन जो है वो आवाम का इशू है और हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल आगाह भी है। हुकूमत इस हवाले से जो है वो इक़दामात भी कर रही है। यही वजह है कि नामसाइद हालात के बावजूद हमें जो इंटरनेशनली, आप सिर्फ इस चीज़ को सामने रखें थोड़ा वक्त के लिए कि कोविड ने जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस हमने अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। हमने इसी कोरोना के दौरान जहां लोगों की जीडीपी सुकर गई, भारत की जीडीपी नेगेटिव में, बरतानिया की जीडीपी नेगेटिव के अंदर, बड़े बड़े मुल्कों के जो कर्ज़ों में 13% इजाफा हुआ, हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो नीचे आया, हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया। उन तमाम चीज़ों के बावजूद जब हमारे ऊपर भी असर आता है महंगाई का, आलमी सतह का, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसके ऊपर कम से कम बोझ लोगों पे डालें। यानी पेट्रोलियम की मसनूआत में 100% इजाफा हुआ आलमी सतह पे। हमने जब टैक्सेस कम किए तो ये हुकूमती इक़दाम है, हमने 35% इजाफा किया। इसी तरीके से खुर्दनी तेल की जो कीमतें हम 40 से 50 रुपये कम करने जा रहे हैं, हुकूमत अपना रेवेन्यू कम कर रही है। जिस तरह एक घर चलाने के लिए आमदन चाहिए, तो ये 22 करोड़ का मुल्क भी एक घर की मानंद है। 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क को चलाने के लिए भी एक आमदन चाहिए। हुकूमत अपने टैक्सेस में कमी लाकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नवंबर के अवाइल में जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक लोगों को ये जो इंटरनेशनल आलमी सतह पे महंगाई के असरात पाकिस्तान में भी आए हैं, वो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी जो है वो संजीदा भी हैं और उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत हैं। डॉक्टर सारिया निश्तर ने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम तैयार किया है और इसमें हमने तमाम सूबों को शामिल होने की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, मैंने जैसे पहले कहा, इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। शेख रशीद साहब तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए मैच देखने, और मुकम्मल तौर पे जैम पे आ गया। तहरीक लब्बैक तकरीबन 10,000 लोगों के साथ निकली इस्लामाबाद की तरफ, तो मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा रहे? देखें उस हवाले से, शेख रशीद साहब 2 दिन की छुट्टी लेके चले गए, वज़ीर दाखिला कौन है? देखें उस हवाले से जो है हमारी जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए टीम तश्कील दे दी है और वो मुज़ाकराती टीम ने जो है उनके साथ रब्ता भी कायम कर लिया है। और इस हवाले से जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो हम आपको यकीनन जो है वो उसके ऊपर आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। ऐसे शेख साहब पहले वक्त मैच वेखन गए।
इकदाम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत गन्ने की फसल 25% ज़्यादा मुतवक्के है। क्रशिंग के सीज़न में चीनी की कीमत में नुमाया कमी होगी। फूड सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं सदफ अली खान और आज जो लोग मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं उनका भी तारुफ करवाते चलेंगे। शाज़िया इरफान मेरे साथ आज मौजूद होंगी, साइन इंटरप्रेटर हैं हमारी, और वो नाज़रीन जो देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते उनके लिए जो है वो साइन लैंग्वेज के अंदर इस प्रोग्राम को कन्वर्जन करेंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आज ज़िशान क़यूम, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं आप, और हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अवैस जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अब्दुल गफ्फार जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आज के मैच की तरफ सबसे पहले जो है वो हम बढ़ते चलेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज के मैचेस के साथ जो है वो पहला मरहला इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और कल से सुपर 12 मरहले का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। तो पहला मैच जो आज खेला गया, सबसे पहले हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। आयरलैंड वर्सेस नमीबिया, और वो वाला मैच जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। नमीबिया जो है वो फाइनली वर्ल्ड कप में पहुंच चुका है और अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका है। क्या कहेंगे आप लोग कि आयरलैंड की टीम ने टॉस जीत के पहले जो है वो बैटिंग का फैसला किया और फिर भी जो है वो टारगेट जो दिया, बहुत कम स्कोर रहा आज के मैच में। इतनी अच्छी टीम थी आयरलैंड की लेकिन इवेंट से बाहर हो गई। क्या कहेंगे अवैस, आपकी तरफ सबसे पहले मैं बढ़ूँगी। देखें, क्योंकि मैचेस इस वक्त वर्ल्ड कप के स्पेशली यूई कंडीशंस में खेले जा रहे हैं, आपको पता है कि स्लो विकेट्स होती हैं, वहाँ पर टर्न करता है बॉल। अभी तो क्योंकि स्टार्ट है टूर्नामेंट का, कल से मेन राउंड स्टार्ट होना है, लेकिन खुशी की बात ये थी जो हम कहते भी हैं कि जो क्वालिफाइंग राउंड से ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग हुए हैं। चाहे आप नमीबिया की बात करेंगे, हिस्ट्री है उनके लिए कि पहली दफ़ा वो इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, और जिस तरीके से मैं कहूँगा क्लोज कॉन्टेस्ट आपने देखे, चाहे वो ओमान के अंदर होते, जब वो बांग्लादेश वर्सेस ओमान का मैच था कि ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि शायद बांग्लादेश पार हो जाएगा। तो एक चीज़ अच्छी नज़र आती है कि जो नॉन टेस्ट नेशन है वो टफ टाइम दे रहे हैं बड़ी टीम्स को यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आपको पता है प्रेशर सिचुएशन होती है, कोई भी टीम इसमें आसान नहीं होती। आप जो अच्छा खेलेगा उस दिन, खास करके जो आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, ऑब्वियसली वही जीतता है। लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट की तरफ इस वक्त आएंगे, दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेला जाना है, तो थोड़ी डिफरेंट ट्रैक्स हैं वहाँ पर अभी, क्योंकि वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ। तो आई होप सो कि वहाँ का थोड़ा सा ट्रैक डिफरेंट हो, लेकिन क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम देखते हुए हैं तो टर्निंग ट्रैक होता है, स्लो विकेट्स हैं, आसान नहीं होता स्कोर करना। प्लेयर्स को काफ़ी, मैं कहूँगा जो बैट्समैन जो यूई कंडीशंस में नहीं खेले, उनको थोड़ा वेट करके बॉल को एट द लास्ट मोमेंट तक देखना पड़ता है, फिर जाके उधर बड़ा स्कोर होता है। बिल्कुल इसी तरह है। ज़िशान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, थोड़ा सा शॉक ज़रूर हुआ हूँ क्योंकि मैं आयरलैंड को देख रहा था कि वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगी, सुपर 12 में पहुंचेगी। आयरलैंड के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स रहे हैं और अभी भी उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और आयरलैंड की टीम एक अच्छी टीम है जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जानी जाती है, कोई आम टीम नहीं है। एसोसिएट्स में बहुत अच्छी ये आगे टीम निकली है। तो आयरलैंड का नामीबिया से हारना थोड़ा सा शॉकिंग ज़रूर है, क्योंकि देखिए नामीबिया को यहाँ क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने पहले बॉलिंग की और आयरलैंड को उन्होंने 125 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया शारजा के मैदान पे, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है। और इसके बाद उन्होंने जिस तरह से चेज़ किया, थोड़ा सा बीच में मैच फंस भी रहा था, लग रहा था कि आयरलैंड की टीम जो है वो नामीबिया को
थोड़ा सा फंसा लेगी मैच या जीत भी सकती है मैच। लेकिन पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा उनके रास्मोस को, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है, 53 रन पर वो नॉट आउट रहे हैं। इसके अलावा डेविड विजे क्या कमाल के प्लेयर हैं, वो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते थे। बिल्कुल, साथ साथ ये भी हम ज़िशान जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी जो है वो टॉस होने जा रहे हैं, बल्कि नाज़रीन को बताते चलें कि टॉस होने जा रहा है श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स। आप नाज़रीन को बताते चलें कि श्रीलंका ने फील्डिंग का फैसला किया है टॉस जीत कर। श्रीलंका तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है ज़िशान और अवैस, और नेदरलैंड्स की टीम जो है वो पहले इवेंट से बाहर है। किस तरह से आज के मैच को आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ी लकी है श्रीलंका की टीम के उसको जब सुपर 12 मरहले से पहले उसको एक ऐसा मैच मिल रहा है कि वो अपनी पूरी उसमें प्रैक्टिस कर सके। डेड रबर है, प्रैक्टिस मैच ही है एक किस्म का, लेकिन इससे श्रीलंका का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्टअप होगा। अगर श्रीलंका ये मैच सिर्फ जीतना मकसद नहीं है, अच्छे तरीके से जीतना इसका श्रीलंका का मकसद है। अच्छे तरीके से तो श्रीलंका के लिए बड़ा ज़बरदस्त मैच और बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले से पहले अपने जो तमाम तैयारियां हैं और जिस तरह तमाम प्लेयर्स हैं उनको आज चेक करके उस मरहले में दाखिल हों। सही है, वैस क्या कहेंगे? एक तो देखिए ज़िशान भाई ने कहा एक प्लस पॉइंट श्रीलंका के पास खास करके मैं कहूँ, और बांग्लादेश ठीक है उन्होंने कोई इतना अच्छा नहीं खेला क्वालिफाइंग राउंड्स में, लेकिन श्रीलंका का प्लस पॉइंट ये है कि वो एक प्रॉपर मैच कॉम्बिनेशन, मैच अपना अवेयरनेस जो प्रैक्टिस होती है उससे वो निकल कर बड़े टूर्नामेंट में आ रहे हैं। और उनका वो राइटली पॉइंटेड के देखें ये जो मैच है इस वक्त ये हार जीत नहीं है ये, क्योंकि पॉइंट ऑब्वियसली आपने एक ग्रुप स्टेजेस को कंप्लीट करना होता है, मैच होना है। यहाँ पर श्रीलंका का बेस्ट चांस है कि अपना वो कॉम्बिनेशन अगर वो सोचते हैं कि चेंज करना है बड़े टूर्नामेंट के लिए तो इसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि एक श्रीलंका की जो चीज़ अच्छी नज़र आई खास करके उनका स्पिन जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ऑफेयर भी ज़िशान भाई से बात कर रहा था कि जिस वक्त आप यूई कंडीशंस में खेलते हो तो आपका जो स्पिन अटैक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि जब आपका स्पिन अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरी टीम को आप मसला डाल सकते हो। तो स्पिन अटैक उनका बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जो खास करके उनके जो पेसर्स हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो 145 क्लिक्स के करीब हैं, तो अच्छी बात है श्रीलंका के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बताइएगा कि आज के मैच के हवाले से नमीबिया जो है वो क्वालिफाई कर गया है, अगले राउंड में चला गया, क्या कहेंगे आप? देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और आईसीसी की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने मेन राउंड से पहले एसोसिएट्स को मौका दिया। ओमान की टीम बहुत अच्छा खेली, हमने देखा स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा खेला, और नमीबिया की जो परफॉर्मेंस है आई थिंक ये बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स को मोटिवेट करेगी, और स्पेशली डेविड वीसा जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं रेगुलर, पाकिस्तानियों के लिए कोई नया नाम नहीं है, उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। और आई थिंक ये जो मोमेंट है नमीबिया की क्रिकेट हिस्ट्री का ये बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है, और आईसीसी के जितने एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको भी आइंदा के भी वर्ल्ड कप के जब क्वालिफाइंग राउंड होंगे तहरीक मिलेगी कि ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना है बल्कि जीतना है। आप देखेंगे आयरलैंड की उस टीम को वर्ल्ड T20 के सुपर 12 से बाहर कर दिया जिसने माजी में बड़े अपसेट किए हैं। बारहा पाकिस्तान को मुझे लगता है इसका फायदा जरूर होगा। हम ये नहीं कहते कि कोई टीम आसान है, लेकिन फिर भी आयरलैंड या बांग्लादेश या श्रीलंका के मुकाबले में अगर पाकिस्तान के पास स्कॉटलैंड या नमीबिया की टीमें पाकिस्तान के ग्रुप में आ रही हैं तो आई पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कुछ बेहतर है, तो पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट से इतना बुरा नहीं हुआ। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अनएक्सपेक्टेड था आज का मैच, उसके हवाले से बात कर रहे थे। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस भारत जो होने जा रहा है, और इतवार को शाम 7 बजे दुबई में मैच होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? पहला वार्म अप मैच जो है पाकिस्तान ने जीता, जबकि दूसरा जो है वो हम हार गए। फॉर्म में है क्या पाकिस्तानी टीम? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए पाकिस्तानी टीम सबसे प्लस पॉइंट हमने देखा कि दोनों मैचेस में पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी क्लिक करके गई है। ये हमेशा से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो है हमेशा बॉलिंग जो है वो उसको मैचेस जितवाती थी और बैट्समैन जो हैं वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाते थे। लेकिन वार्म अप मैचेस में हमने देखा कि हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी तकरीबन 15.3 ओवर्स में जो है वो टारगेट अचीव किया, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने बड़ा जो है वो टोटल सजाया था। अगरचे हम हार गए हैं वो मैच, आखिरी ओवर में 19 रन हसन अली ने दे दिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है कि उसकी बैटिंग जो है वो क्लिक कर रही है। हमारे जो बैट्समैन हैं वो फॉर्म में आ रहे हैं और उनको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है, तो मेरे ख्याल में मुकाबला तो बहुत टफ होने वाला है। बहुत टफ होने जा रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे? देखें पाकिस्तान ने जैसे कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेले, अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस मैच जब हम हारते हैं तो बड़ा होता है कि अवाम भी और हम लोग भी पीछे पड़ जाते हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि जब आप फ्लॉप होते हो तो आपको सोचने का एक मौका मिलता है कि हमने बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे हमने टीम जो सी है वो प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग उतारनी है इंडिया के खिलाफ। ऑब्वियसली प्रेशर सिचुएशन दोनों टीम्स के ऊपर होती है, खाली पाकिस्तान पे नहीं होती, क्योंकि इस मैचेस के अंदर आपको पता है कैरियर बनते भी हैं, कैरियर फ्लॉप खत्म भी आपके होते हैं।
पाकिस्तान इंडिया मैच पे। लेकिन स्टिल वही बात कि पाकिस्तान और इंडिया की मैं कहूँगा कि जो खास करके जो प्लस पॉइंट पाकिस्तान के पास बॉलिंग लाइनअप आपके सामने है। हारिस रऊफ थोड़ा बहुत ऑफ कलर हैं, लेकिन अल्लाह करे कि परफॉर्म करने लग पड़े। लेकिन इंडिया का जो मुझे पिछले वर्ल्ड कप में भी नजर आया था वो ये था कि उनके टॉप 2 to 3 बैट्समैन जो उनसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक वो चेक नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रेशर जब मिडिल ऑर्डर पे आता है वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो पाकिस्तान के बॉलर्स को कोशिश यही करनी है कि उनके जब 2 से 3 जो जल्दी खिलाड़ी हैं उनको अगर आप आउट करने लग पड़ते हो तो आप प्रेशर डाल सकते हो इंडिया पे, क्योंकि ये विकेट्स जहाँ पर 175 180 आप स्कोर करते हो तो आप प्रेशर डाल सकते हो इंडिया पे। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली टूर्नामेंट उनका IPL वहाँ पर एंड हुआ है, तो वो लड़के थोड़ा एक फॉर्म में भी हैं, उनको पता है कि विकेट्स कैसी। लेकिन पाकिस्तान का वो होम ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि मिडिल ऑर्डर शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं करे, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर भी है किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगे इस मैच के ऊपर। अवैस हमने अभी तक हैदर अली को मौका नहीं दिया। आप समझते हैं कि इन दोनों वार्म अप मैचेस में से एटलीस्ट एक मैच में हमें हैदर अली को मौका देना चाहिए था? देखिए ज़िशान भाई, ये अनफॉर्चुनेट है मैं कहूँगा। आपको पता है कि हमेशा ये मसला रहा है हमारा कि हम लोग जब वार्म अप मैचेस में आप एक कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करते हो, जैसे शाद नवाज दानी था, आपको पता है हैदर अली हैं, उसके अलावा वसीम जूनियर जिनका बहुत ज़्यादा नाम आपको था, मोहम्मद वसीम, जिस तरीके से उसने परफॉर्म भी KPL में भी यहाँ तक के किया था लड़के ने। तो अनफॉर्चुनेट है कि एटलीस्ट आप उनको ट्राई करते। देखें ना, अभी जैसे हम आप बात कर रहे हैं कि हारिस रऊफ का, कि हमें परेशानी है कि हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो आप उनका ऑल्टरनेट आपके पास अभी समझ में नहीं आ रही कि आप दानी को डालें या, क्योंकि उनके साथ भी ज्यादती है, हैदर के साथ भी मैं कहूँ, क्योंकि इतने बड़े प्रेशर मैच में अगर आप उनको डालते हैं तो यहाँ पर ही होता है कि जो प्रैक्टिस मैचेस में आप उनको एक गो देते हैं कि आप जाके अपनी सही। हम स्कॉट के बारे में मजीद सवालात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरी ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए, लिप्टन ही तो है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान वर्सेस भारत, रिवायती हरीफ मैदान में उतरने को तैयार। 2 दिन रह गए हैं इतने अहम मैच में, और ज़िशान क्या कहेंगे कि टॉस जीत कर अगर पाकिस्तान जो है वो कोई भी फैसला करता है, अगर भारत कोई भी फैसला करता है, कितना अहम होगा? देखिए, टॉस बहुत मैटर करता होता है, और स्पेशली प्रेशर गेम्स में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप टॉस जीतें और उसके बाद पहले बैटिंग करें, क्योंकि पहले बैटिंग में ये होता है कि आपके पास उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, आप फ्री होकर खेल सकते हैं। आप एक अपनी टीम मीटिंग में आप सोच कर आए होते हैं कि आज हमने कितना टोटल जो है वो बनाना है, क्योंकि जब आप चेज़ करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर में भी होते हैं, और बड़े मैच में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और इब्तदाई अगर विकेटें गिर जाएँ तो फिर टीम कोलैप्स कर लेती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर जो इंडिया के खिलाफ मैच है उसमें टॉस जीतता है तो उसको बिल्कुल पहले बैटिंग करनी चाहिए, और हमारे तमाम प्लेयर्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, और वो इस दफ़ा कर सकते हैं कि हम हिस्ट्री चेंज कर लें और एक बड़ा स्कोर ना सिर्फ सजाएं स्कोर बोर्ड पे, बल्कि उसके बाद हमारे बॉलर्स इतने कैपेबल हैं, जिस तरह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी
T20 के फाइनल में देखा था। तो हम इंशाल्लाह ये मैच जो है ज़रूर जीतेंगे और इस दफ़ा हिस्ट्री भी चेंज होगी। रियली विश फॉर दैट। अवैस क्या कहेंगे कि बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, दुबई के अंदर होने जा रहा है मार्का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया ना कि यूएई की हमेशा विकेट्स जो सी हैं वो स्लो थोड़ी सी होती हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि एक नया जो बैट्समैन है जिसने कभी उन कंडीशंस में नहीं खेला के फ्री हैंड जो उनसा वो स्कोर करने लग पड़े। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप, खास करके जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपके पास शदाब खान है, वाइस कैप्टन भी आपको पता है कि हमारी ज़्यादा उनसे जो तवक्कुआत नहीं है कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करेंगे, खाली स्पिन में नहीं, वो ऑलराउंडर क्योंकि पाकिस्तान के लिए तस्वर किए जाते हैं। और स्पिन के अंदर जो ड्रिफ्ट था उनका थोड़ा बहुत तो आपको पता है क्योंकि इंजरी के शिकार रहे हैं तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन पर बड़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इस वक्त जो उनसा ना बर्डन होगा स्पिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके। उसके बाद आपको पता है शोएब मलिक भी स्पिन करवाते हैं, मोहम्मद हफीज़ भी आपके पास मौजूद है, तो कॉम्बिनेशन आपका बड़ा अच्छा है। लेकिन चीज़ वही है कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आप हमेशा एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके मैचेस नहीं जीतते हैं टूर्नामेंट, आपको टीम यूनिट बनना पड़ता है। हमारा एक जो मसला रहा है, चाहे वो इंडियन टीम का मसला रहा है कि आप लोग विराट कोहली या टॉप 2-3 बैट्समैन के ऊपर रिलाई करके टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, आपको एक टीम यूनिट बनना पड़ता है। यहाँ पर यंगस्टर्स को जेलअप आपके मिडल ऑर्डर के साथ होना है। लेकिन एक जो मुझे ज़िशान भाई की बात याद रही हैदर की, कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंडिया के खिलाफ क्या आसिफ के साथ जाएंगे या हैदर अली को खिलाया जाएगा। यहाँ पर आसिफ ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैच में, मुझे चुप भी करवाया उन्होंने क्योंकि हम भी बड़ा तनकीद उन पर करते थे, लेकिन देखने वाली बात है कि हैदर अली आसिफ को किसको इस मैच के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा और मोहम्मद हफीज स्पेशली मैं कहूँ कि उनको क्या रोल पाकिस्तान टीम में दिया जाएगा, क्योंकि आपको याद हो। अच्छा, बॉलिंग का भी बताते चलें कि बॉलिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, बॉलिंग के अंदर ऑब्वियसली हसन अली ठीक है, हर किसी का एक बुरा दिन होता है मैं कहूँगा, और खास करके जो वार्म अप मैचेस होते हैं उनको इतना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करते हो। हसन अली अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर में मार खा गए वेंडुसन से, लेकिन वेंडुसन अच्छा खेल भी रहे थे। आपके पास बॉलिंग के अंदर हसन अली मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि फास्ट स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं आपके इस वक्त। हारिस रऊफ की बात थोड़ा सा करूँ कि एज उनके पास ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंसड हैं, पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन देखें आप इन विकेट्स के ऊपर आपके अंदर वेरिएशंस होनी चाहिए। अगर आप कोशिश ये करेंगे कि वेयर एंड टेयर जो क्विक फास्ट बॉलिंग होती है वो करें तो आप ऑब्वियसली मार यहाँ पर खाएंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना स्कोरिंग मैचेस भी हमने देखे ज़िशान, यूएई में हम ये देख रहे हैं, अभी हम पिच की बात भी कर रहे थे, कैसे क्या कहेंगे कि लो स्कोरिंग मैचेस क्यों जा रहे हैं अभी तक? देखिए, ये यूए की कंडीशंस ही ऐसी है, यहाँ पर जो पिचेस हैं वो थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, बॉल बैठता है और फास्ट बॉलर्स के लिए उस तरह से यहाँ पर उनको रिजल्ट्स मिलते नहीं है जिस तरह से स्पिनर्स लेते हैं। तो जब बॉल जो है वो उस तरह से बाउंस नहीं करता, लो रहता है, तो यकीनी तौर पे फिर स्कोरिंग भी स्लो हो जाती है और स्कोरिंग स्लो होती है तो टोटल्स भी स्लो हो जाते हैं। तो यूएई में हमेशा से ये देखा गया कि 160-170 अगर आप बना लें तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपने एक फाइटिंग टोटल या बहुत अच्छा टोटल यूएई में बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें टीमों को 200 प्लस इस तरह का सोचना नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान भारत के मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, 180 प्लस तो जरूर होना चाहिए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, और क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं कि हम अगर 170-180 प्लस बनाते हैं तो हम जो हमारी हरीफ टीम है उसको जल्दी से जल्द हम आउट भी कर सकते हैं। और उसको ये तो वो है ना कि अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर हम चेस करने में बिल्कुल जी, अगर हम पहले बॉलिंग भी करते हैं तो हमारे देख लें अब शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, हसन अली बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से इमाद वसीम ओपन करते हैं ज़्यादातर यूएई में, तो वो इब्तिदा में आपको अच्छी जो है वो स्ट्राइक लेकर देते हैं, 1-2 विकेटें निकाल के देते हैं। तो तमाम प्लेयर्स को उनके रोल्स डिफाइन हुए हुए हैं, सिर्फ उन्होंने वहाँ एग्जीक्यूट करने हैं और होपफुली कि वो अपना अच्छा यहाँ पे ये भी चीज़ है वैसे कि मोमेंटम भी एक डेवलप होता है। हमारा जो पहला मैच होता है बहुत अहम होता है, मोमेंटम किस हद तक डेवलप होता है देख रहे हैं अगर हम ये मैच जीत जाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट हमेशा जो है ना पहला मैच हमें डेंट जरूर करता है, उसके बाद हम मोमेंटम पकड़ते हैं। आपको पता है पाकिस्तान टीम हमेशा टूर्नामेंट्स के अंदर थोड़ा लेट जानी जाती है उठने पे, और जब वो उठ जाए तो फिर आपको पता है कि उसको हरा नहीं सकता पाकिस्तान टीम को। तो लेकिन इस तरह भी तो है ना कि पहला वार्म अप मैच जिस तरह हम जीते, मतलब इस दफ़ा तो हम मतलब स्टार्ट से थोड़ा सा अच्छा, और फिर सेकंड मैच के अंदर भी हमने बड़े अच्छे से परफॉर्म किया। वो एक लास्ट 2 ओवर्स के अंदर कुछ इस तरह से हुआ कि हमारे हाथ से जो है वो हम जीते हुए थे, लास्ट ओवर में सिर्फ जो है वो थोड़ी सी बस मैंने आपको बताया ना कि देखें जिस वक्त आप इंडिया के खिलाफ खेलते हो प्रेशर दोनों तरफ होता है क्योंकि आसान नहीं होता। मैंने आपको जैसे आपको पहले भी ब्रीफ आउट किया, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि पाकिस्तान की जो चाहे वो बैटिंग क्यों ना हो चाहे वो बॉलिंग क्यों ना हो, जब तक एक जेलअप यूनिट हो के आप नहीं खेलेंगे, अगर आप ये जेन से निकाल देना कि हमने पिछले जितने वर्ल्ड कप से या बड़े टूर्नामेंट्स में हमारी क्या परफॉर्मेंस उनके आगे रही है, तो परफॉर्मेंस एक और भी चीज़ साथ साथ है कि बाबर आजम की कप्तानी में जो है वो है पहला
T20 वर्ल्ड कप है जो हम खेलने जा रहे हैं, और पहली दफ़ा जब भी कोई काम आप करने लगते हैं ना थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। इस हवाले से क्या आप कह रहे हैं कि बाबर आजम वैसे तो हमने देखा है कि बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं अपने तमाम करियर के अंदर, लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से स्पेसिफिकली दोनों क्या अपनी राय रखते हैं? वैसे पहले आप प्लीज़ देखिए, बाबर की एक प्लस पॉइंट मैं बाबर आजम का कहूँ इस वक्त कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में एटलीस्ट 2 जोन से स्किपर्स एक्स स्किपर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, शोएब मलिक और सरफराज अहमद, और उनको एक प्लस पॉइंट ये है कि जो सीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्वियसली आप सीनियर्स का भी सुनते हो कि उनकी क्या राय होती है ग्राउंड के अंदर, लेकिन बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान टीम को अच्छा लीड किया है, चाहे वो बैटिंग के अंदर हो चाहे कैप्टनसी के अंदर हो। लेकिन वही बात कि जिस तरीके से आपका जो कॉम्बिनेशन है वो लेके चलेंगे वो देखने वाली बात है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम का एक जबरदस्त स्टैट है कि जब भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेला है यूएई में, आज तक पाकिस्तान मैच हारा नहीं। जब भी बाबर आजम टीम में हुए हैं उन्होंने यूएई में मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान हमेशा जीता हुआ है। पाकिस्तान हमेशा जीता है। एक क्वेश्चन करेंगे, हमारे साथ जो है वो शाजिया इरफान मौजूद हैं, उनसे एक मैंने कुछ साइन लैंग्वेज भी सीखी है तो उसमें एक सवाल हम करेंगे। शाजिया, कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम है? और शाजिया बता रही हैं हमें कि श्रीलंका की टीम आज के इस मैच के अंदर उनको जो है उनकी फेवरेट टीम है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम गेस्ट का जो हमारे साथ मौजूद थे, इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद।